नमस्कार, आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज दिन भर की राजनीतिक घटनाओं के साथ जो राजनीतिक नाटक, पॉलिटिकल ड्रामा देश में चल रहा है, इस नाटक पर आप तमाम मित्रों की निगाह होगी, क्या-क्या खेल हो रहा है और कितने सीन और बाकी हैं। आज 7 तारीख है, पुराने दोस्त नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की आँखें चार हुई होगी आज। हम लोग कयास लगा रहे हैं या फिर कल्पना कर रहे हैं, जब नज़रें मिली होगी, तो चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट रही होगी। कोई साहित्यकार ही अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, कोई साहित्यकार ही इसका वर्णन कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि मिट्टी में मिल जाएँगे, आपके पास न जाएँगे, तमाम प्रकार के जो विगत दिनों के जो नारे रहे होंगे, निश्चित रूप से दोनों व्यक्ति की मुलाकात में वे नारे इधर-उधर भटक रहे होंगे भूत की तरह। ऐसा लग रहा है कि लोग कल्पना कर रहे होंगे। नीतीश जी प्रधानमंत्री से भी मिले, बाद में अमित शाह जी के पास गए और जेपी नड्डा से भी मिल रहे होंगे जब तक कि हमारा शो चल रहा है। हो सकता है कि मुलाकात उनकी हो गई होगी। बातचीत क्या हुई होगी? तो हम लोग मुस्कुरा रहे हैं कि इस तमाम नाटक को देख कर के बातचीत क्या हुई होगी, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और 100 दिनों का खेल है, 100 दिनों का मेला लगा हुआ है, 3 महीने का और खेल बाकी है। और खेल में क्या-क्या और रोमांच होना है, क्लाइमेक्स कहाँ जाना है। मूलतः तमाम इन घटनाओं से ना तो लोकतंत्र का कोई रिश्ता है, ना भारत की जनता का कोई लेना-देना है, कुछ नहीं है। केवल नाटक देखिए तमाशबीन की तरह यह जो देश की जनता है, हम और आप हैं, केवल तमाशबीन हैं, तालियाँ बजा रहे हैं और खेल तमाशा जारी है। नीतीश बाबू दिल्ली में हैं और उधर पटना में अखिलेश जी की भी निगाह होगी पटना में। एक तो चाचा-भतीजा आपस में लड़े ही, अलग हुए ही और भी ऐसा थोड़े कि चाचा-भतीजा एक ही होता है। उधर पारस जी, चिराग जी, दोनों आपस में आँख तरेर रहे हैं कि रामविलास जी की विरासत पर असली दावेदारी मेरी है या तुम्हारी है। स्वाभाविक रूप से जो संतान होगी, तो संतान की दावेदारी बड़ी होगी और पशुपति पारस कितने सफल होंगे वो तो बाद की बात है। जीतन राम मांझी परेशान हैं कि हमारे बेटा को गाड़ी जो दी गई, पुरानी दी गई है, मंत्रालय पुराना है और लगता है कि वास्तव में एक दलित मंत्रालय की तरह उनको दिया गया, वैसी ही गाड़ी, वैसा ही मंत्रालय। बेचारे परेशान हैं, लगातार मंचों से अपनी पीड़ा बयाँ कर रहे हैं और आजकल तो पीड़ा को व्यक्त करने में भी जो है ना, वो कई प्रकार की राजनीति होती है। हम अखिलेश जी के पास आएँगे और सुनेंगे। तो मांझी जी बाप-बेटा, बाप कुछ बोलते हैं, बेटा कुछ बोलते हैं। बाप कहते हैं बेटा कहता है कि पिताजी थोड़ा-सा नर्वस हैं, कुछ से कुछ बोल देते हैं। बेटा कुछ अलग बोल रहे हैं। हो सकता है कि संतोष जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें, यह भी संभव है आज। यह भी कयास लगाया जा रहा है। उधर तो पशुपति पारस और चिराग की बात की ही। अब बात बाकी बच जाती है कि आरसीपी जो गए थे, आरसीपी की चर्चा इस खेल में नहीं हो रही थी। लेकिन आज आरसीपी भी जो है, वो खेल में आ गए कि मैं तो कुर्मिस्तान का अकेला स्वयंभू राष्ट्रपति बनने वाला था और कुर्मी नेता के नाते भाजपा में जो है अपनी दावेदारी मुझे सिद्ध करनी थी। तो मैं झगड़ा करके भी आया और फिर यहाँ भी मैं जो है क्या कहते हैं उठल्लू हो गए हैं यहाँ, यहाँ भी मेरा कोई महत्व नहीं रह गया है। तो आरसीपी की अलग पीड़ा है अखिलेश भाई और इस पीड़ा के बीच में कुशवाहा जी की अलग पीड़ा है। ये बहुत प्रकार की कहानी वो चल रही है और इस बीच में सबसे बड़ी बात है कि
सम्राट चौधरी जी का मुरेठा खुला ही नहीं, वो बांधे हुए। हाँ, बांधे हुए। और जिसको सम्राट जी ने कहा कि अगर ऐसा मुख्यमंत्री अगर कहीं सभा में भाषण देने के लिए जाएंगे नीतीश बाबू, तो विधानसभा में जो बयान दिया था, जो परिवार परिवार नियोजन को लेकर के कहा कि सारी माँ बहनें भाग जाएगी नीतीश को देख करके अगर ये मंच पर चढ़े, इस सम्राट जी का बयान था। अब चुनाव अगर साथ लड़ते हैं तो माँ बहनों का क्या होगा? माए बहन को तो एक कर दिए हैं लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात हुई बिहार की राजनीति में। लोग गाली देते हैं कि अरे माँ बहन को एक कर दिया, लेकिन इधर से क्या हुआ है कि जो माँ बहन भाग रही थी, मातृदेवो थी, अब देवो भव थी, वो सब बात करते थे। अब फिर माँ बहन को जुटाएंगे कि आइए नीतीश जी को सुनने के लिए। बड़ा विचित्र हास्यास्पद हालात है बिहार का। 7 तारीख है और फिर उधर इधर तो इधर का मामला है, उधर आप देखिए जिसको आप लंका कहते हैं, जिसको आसुरी शक्ति कहते हैं, जिसको परिवारवादी कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं, जंगल राज। अब जंगल में क्या हो रहा है उधर? जंगल में भी खेला की तैयारी है। अवध बिहारी चौधरी कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये सब चल रहा है। 12 तारीख को जो है बहुमत साबित करना है। क्या 12 के पहले यह जो नवजात सद्य प्रसूत बिहार की पॉलिटिक्स है, यह सद्य प्रसूत जो सरकार है, यह सरकार किलकारी भरने के पहले ही काल कलवित हो जाएगी, गुजर जाएगी? क्या प्रधानमंत्री से मिलकर के राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या फिर यह कहेंगे कि कोई बात नहीं है, कोई न कोई बहाना बनाइए, मैं आपसे भी अलग हो जाऊं और बिहार में त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाए तो बेहतर है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, दोनों चुनाव एक करा लीजिए। मतलब कि आप बिहार की राजनीति पर आप बोलते रहिए, कल्पना करते रहिए, कयास लगाते रहिए, अंत होने वाला नहीं। अखिलेश जी, मैं इतनी बात आप तो आज मैं बिल्कुल सहज एक जिसको कहते हैं कि आपस में बैठ करके बात करते हैं, मैं आज एंकर की भूमिका में नहीं हूं। सीधा बिहारी हैं, हम भी बिहारी तो आप भी हैं। टिका हुआ अवध बिहारी पर कि भैया अवध बिहारी जो सरयू के किनारे जो प्रतिष्ठित हुए हैं, अब तो उस अवध बिहारी पर तो भाजपा को भरोसा रहा नहीं। हम लोग को यह था कि निश्चित राम की कृपा उन पर बरसेगी, अपने बलबूते अपनी ताकत के बल पर जो है बिहार में एक रेखा पार्टी खींचेगी। लेकिन पता नहीं कमल को खिलने के लिए कितना कीचड़ चाहिए, कीचड़ जमा है। अभी कीचड़ से कीचाहीन होगा या कमल खिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल मैं आपसे बात करता हूं कि आज दिन भर की जो राजनीतिक घटनाएं हुई है और बिहार पर लगातार लिखते रहे हैं या बिहार पर लगातार जो है मुझे लगता है कि एक आग उगलने वाले आप पत्रकार रहे हैं। तो आग कहीं बची है कि नाटक को देखकर कि आग बुझा गई है? जी अखिलेश भाई। नीतीश जी का जो दिल्ली आगमन है जी, वो माने ये बड़ा एक हास्यास्पद चीज है कि वो दिल्ली आए हैं तो किससे मिल रहे हैं, ये बड़ा एक बड़ा गंभीर सवाल है। जी। अब ये आपने तो भूमिका में ही ये बात रख दी कि नीतीश जी आए हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से जिस समय मिले होंगे तो किस तरह का आंख में आंख उनकी मिली होगी, ये कहानी है। दूसरी चीज कि वो उनके जो अमित शाह जी हैं उनसे जब उनकी मुलाकात हुई होगी तो फिर या तो दोनों खूब हंसे होंगे जी, नहीं दोनों जो है सर नीचे झुकाकर बात कर रहे होंगे। और तीसरे नेता नड्डा जी से मुलाकात लगभग हो गई है उनकी। तो वहां पर नड्डा जी के साथ क्या वार्तालाप हुई होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो मुलाकात का दौर है उसमें हमको ये लग रहा है कि बिहार ही इशू है, मूल रूप से बिहार इशू है जी। कि 12 तारीख को जो बहुमत साबित होना है उस बहुमत के लिए समझिए कि नीतीश जी भी बहुत परेशान है और बीजेपी भी बहुत परेशान है। और नीतीश जी के भीतर जो उनके जदयू के नेता लोग हैं वो भी भीतर से बहुत परेशान है। 4-5 नेताओं को छोड़ दीजिए, जो नीतीश जी की जो मंडली है, चाहे किचन कैबिनेट जिसको कहा जाता है,
अदरवाइज थोड़ा सा जो समझदार लोग हैं, जो वोकल हैं, बोलते हैं पब्लिक में जाकर, उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो खैर वो बिहार की बात है। अब नीतीश जी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं या अमित शाह से मिले हैं या जेपी नड्डा से मिले हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि उनकी मुलाकात की बातें क्या हुई है तो किसी को पता है नहीं जी। तो एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उनकी बात क्या हुई होगी या क्या किस विषय पर वो बात किए होंगे। हमें जहां तक लगता है कि उनकी तमाम बातें बिहार के फोकस में हुई होगी और एक बहुत बड़ी रणनीति नीतीश जी के दिमाग में जो पहले से चली आ रही है कि बिहार विधानसभा को भी भंग कर दिया जाए। जी। बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए, और ये सच्चाई इसमें क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन लोग कह रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आई एक सप्ताह में कि वो लालू यादव पहले ये कह रहे थे कि भाई आप विधानसभा को भंग करिए और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ करा लिया जाए। लेकिन विधानसभा, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी साल भर का समय है। कौन नेता चाहेगा, कौन विधायक चाहेगा कि साल भर पहले हम यहाँ से निकल जाएं और फिर वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कौन जानता है, कोई नहीं। ये 70% विधायक जो है हार जाते हैं, 70-80% सांसद हार जाते हैं, इसलिए कोई चुनाव में जल्दी जाना नहीं चाहता है। तो एक जो जिस कारण से नीतीश जी, जैसा कि मीडिया में खबर आई, इंटरनल क्या मामला था कि नीतीश जी जिस वजह से तेजस्वी यादव और लालू यादव महागठबंधन को छोड़कर यहाँ आए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा उनकी यह बात को स्वीकार करने को तैयार हैं? अगर स्वीकार करने को तैयार हैं तो ये मैं बता रहा हूं कि यहाँ से लौटने के बाद हो सकता है तुरंत ही इसकी घोषणा हो सकती है कि बिहार विधानसभा भंग। ये भी हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा खेल अभी होना है। अब खेल के रूप में 3 खेल बिहार में होने हैं। एक तो ये खेल होना है कि नीतीश जी बहुमत साबित करते हैं कि नहीं। दूसरा खेल ये होना है कि महागठबंधन जदयू और कांग्रेस मिलकर जो है नीतीश जी की सरकार को गिरा पाता है कि नहीं ये लोग। और तीसरा एक जो संभावना है कि बिहार विधानसभा ही भंग हो जाए। ये जो चीजें हैं, देखिए ये जो राजनीति जिस तरह पैटर्न पर चल रही है, वैसे पूरे देश की राजनीति इसी पैटर्न पर चल रही है। अभी देखिए 2-3 घटनाएं घटी है, ये एनडीए को लेकर 2-3 घटनाएं घटी है। 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी उड़ीसा गए थे, वहां नवीन पटनायक से मिल आए। और आज जो है ये बता देते हैं आपको, हम पहले भी इस बात को हम बताए थे कि आज जो है चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी भी दिल्ली पहुंचे हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है। सिद्धारमैया भी आज आए हैं, बेंगलोर वाले मुख्यमंत्री जो है, बेंगलोर के मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली में है आज। उनका तो कार्यक्रम है, जंतर मंतर पर उनका कार्यक्रम था। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो बीजेपी के नेता से, प्राइम मिनिस्टर से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं एनडीए को लेकर, एनडीए में आने को लेकर। अब जो है चूंकि वहाँ आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्रा का भी चुनाव होना है और वहां इस बार जबरदस्त फाइट है। और चूंकि अब मोदी जी की परेशानी ये थी बीजेपी की कि वो चंद्रबाबू नायडू को भी साध रहे थे और जगन मोहन रेड्डी को भी साध रहे थे, लेकिन किसी को एनडीए में ला नहीं रहे थे, क्योंकि उधर जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों एक दूसरे के विरोधी और उसमें से एक को इधर लाए तो तीसरा आदमी जो है बिदक जाए। तो ये तमाम तरह की स्थिति चल रही है। लेकिन आज की जो खबर ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू मोस्ट प्रोबेबली जो है एनडीए के साथ आएंगे। पवन कल्याण तो पहले से जुड़े हुए चंद्रबाबू नायडू से, वो भी जुड़े। आज एक और खबर है अखिलेश भाई कि एक और बड़ा जो स्तंभ है महागठबंधन का, वह जयंत चौधरी का जो प्रोपेगेंडा थ्योरी है, जो र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी का जो ड्रामा बिल्कुल 25 से चल रहा है, आज यह है कि जयंत चौधरी भी
अखिलेश का साथ छोड़ करके यहाँ आ जाए। यह भी आज चल रहा है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। मतलब कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी राजनीति की स्थिति इतनी खराब हो गई है जी। है जैसे कि उधर जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, आज शायद उड़ीसा पहुंचे थे और उड़ीसा के बाद वो कल सुबह छत्तीसगढ़ में घुस जाएंगे जी। अब देखिए राहुल गांधी की यात्रा एक तरफ चल रही, वो भी अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो हर आदमी जानता कि यात्रा के जरिए वो एक अपना संगठन या लोगों बिल्कुल बात है। पॉलिटिशियन कोई भी काम कदम उठाता है तो उसके पीछे राजनीति होती है। और अभी तो मान लीजिए चुनाव का समय है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस जो खत्म हो चुका है, कांग्रेस को एक तरह से सहेजने की कोशिश राहुल गांधी अपने तरीके से कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। तो उसमें देखिए कि राहुल गांधी जहां जहां भी जा रहे हैं वहां वहां कुछ घटनाएं घट रही है जी। बिहार में आए तो नीतीश बाबू एनडीए छोड़ ये एनडीए में चले गए, महागठबंधन छोड़। उधर ममता बनर्जी बिदक गई और वो बंगाल में वो राहुल गांधी दौरा करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई जी। वो भी नाराज चल रही है। इधर फिर एक खबर जो है मीडिया में प्लांट की गई कि जब वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो समझिए कि कुछ और खेल होगा, लेकिन वो खेल क्या होगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 14 की 15 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आने वाली है। उससे पहले ही ये खबर प्लांट कर दी गई कि समझिए कि जयंत चौधरी जो है अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं। और उसकी आज की मैं एक और इसी खबर में मैं बता रहा हूं कि आज ये खबर इतनी ट्रेंड की है, आज इतनी ट्रेंड की है और उसके माने सूत्रों के हवाले से इतनी खबरें उसमें दी गई है कि जयंत चौधरी जैसे लगता है कि ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव के साथ हम छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटें दी। अब खेल देखिए, और बीजेपी द्वारा प्रायोजित खबरें जो चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी उसको 3 से 4 सीटें देने को तैयार है। ठीक, अब 3-4 सीटें देने को तैयार है तो जयंत चौधरी को कुत्ता काटे हुए है क्या? उसको कुत्ता काटे हुए है, माने किस लिए माने ये जाएगा। लेकिन चलिए उसके पीछे का नौटंकी और तमाशा ठीक आप बोलते हैं, तमाशा यही है कि एनडीए को मजबूत किया जाए। या कुल मिलाकर कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो 20 सीटों पर फोकस करना है। 2014 के चुनाव में तो बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल गई थी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से, लेकिन 2019 के चुनाव में ब्रेक भी लगा उस पर थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो है 80 जो सीटें हैं लोकसभा की, उस पर बीजेपी की पूरी नजर है। बीजेपी को पता है कि अगर ये सीटें हम नहीं जीत पाए, 70-75 सीट भी हम नहीं जीत पाते हैं, तो हमारी स्थिति 2024 के चुनाव में खराब होगा। ये कहने के लिए तमाम गोदी मीडिया और तमाम तरह की बातें जो भी फैलाते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई एनडीए में है तो बीजेपी है। बाकी एनडीए के साथ जितनी पार्टियां उनकी कोई औकात है नहीं। जो पार्टियां लड़ने वाली थी, जो चुनाव लड़ती थी, वो पार्टियां सब अलग हो गई है और फिर वो धीरे धीरे उनका मिलान हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, नीतीश जी जुड़ गए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, इन लोगों का इकबाल खत्म हो चुका है। इन लोगों ने जो किया, मैं मान सकता हूं कि इस देश में गरीबी, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे इस देश में है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी उन मुद्दों को, उन समस्याओं में कमी आनी चाहिए थी। बेरोजगारी है, महंगाई है, डॉलर का लगातार पतन है, तमाम बहुत सारी समस्याएं इस देश में है। अगर आप पिछड़ा और गरीबी अमीरी के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, और बहुत समस्याओं के बीच ये बहुत सारी समस्याएं खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो समस्याएं और बढ़ती गई है। अभी 3 दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट आई है, आपको जानकारी होगी, उसमें सबसे भ्रष्ट के रूप में भारत को चिन्हित किया गया। भारत को जी।
अब बताइए कि जो जो एक तरफ आप महाभ्रष्ट भी हैं, दुनिया के भ्रष्टतम देशों में शुमार आप होते जा रहे हैं, दुनिया के गरीब देशों में आप शुमार हो रहे हैं, और आप ही कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को भूख मिटा रहे हैं। तो जो भूख के लिए तड़प रहा हो, जो भूख के लिए 5 किलो अनाज ले रहा हो, तो उससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कौन होगा? फिर भी आप कहते हैं कि भारत में गरीबी कम हुई है। बड़ा विचित्र नजारा है, ये तमाशा है। लेकिन फिर चलिए बिहार की तरफ, तो बिहार की कहानी वही है कि अगर विधानसभा भंग नहीं होता है, इस बीच में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता है, तो ये तय मानिए कि 12 तारीख को महायुद्ध होगा। महायुद्ध ये है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक है, उनका 4 विधायक रहे टूटे जाए, वो अपना मंत्री के लिए हल्ला करते रहे कि हम मुख्यमंत्री बने, या उनका बेटा जो संतोष सुमन है कि हमको घटिया मंत्रालय मिला है। तो घटिया मंत्रालय और अच्छा मंत्रालय क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया आज तक। ये कई लोग इस पर मलाई मंत्रालय मतलब मलाई कहाँ है जी? मलाई का मामला है। होता है मंत्रालय होता है, और उसको काम करना चाहिए। जैसे कि एनडीए सरकार में ही, मोदी सरकार में एक मंत्रालय है ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, जिसको नितिन गडकरी देखते हैं, और वो जो तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो तो सबसे घटिया मंत्रालय माना जाता था। और वो मंत्रालय ने ही देश में सबसे बेहतर काम किया। विपक्ष भी, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, सारा विपक्ष नितिन गडकरी के बारे में जानता है कि बेहतरीन काम उन्होंने किया है जी। और निसंदेह इस लिहाज से अगर नितिन गडकरी ने जिस तरह का काम किया है, इस लिहाज से वह देश का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होना चाहिए। बहुत माने कायदे का आदमी, बहुत बेहतरीन काम करने वाला और सीना ठोक कर बोलता आदमी है वो, समझ जाइए। लेकिन राजनीति है, राजनीति की अपनी परिभाषा है, और राजनीति के कई रंग होते हैं। मेरा ये कहना है कि बिहार में जो भी चीजें होगी 12 तारीख को, उससे पहले 11 की रात, जो कत्ल की रात होगी, उसमें कई घटनाएं घटेगी। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि बिहार में दोनों तरफ से, माने महागठबंधन के तरफ से भी बाजी लगी हुई है, उनके भी, और जदयू और बीजेपी के तरफ से भी। और बीजेपी के अभी भी मैं बता रहा हूं 8 या 9 विधायक अभी भी टूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आरजेडी की तो बात मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के भी 3-4 लोग संदिग्ध हैं, 3-4 ये विधायक। कौन किसके फेवर में जाता है या कौन अब्सेंट रहता है, कैसे खेल होता है। अभी की खबर ये आ रही है कि जदयू के 17 विधायक अपना मोबाइल बंद कर दिए हैं, नीतीश जी से उनका संपर्क टूट रहा है। एक दूसरी खबर यह है कि दूसरी खबर यह है कि ललन जी को, जो कल क्या कहते हम लोग सोहर गाते थे ना कि जुग जुग जियो हो ललन माँ, तो नीतीश बा के भाग जागल हो। तो ललन जी कल तो बहुत, ललन जी दुलारे थे नीतीश जी के, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, तमाम प्रकार की कहानियां गढ़ी गई। अब कल से अर्चना जी भी मैदान में आई हैं और तमाम चीजों को पैचअप करने के लिए, और ललन सिंह भी नीतीश जी से भयानक रूप से नाराज हैं, और इसी कारण से कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री ललन सिंह बनाना चाहते थे, और भी कहानियां हैं उसको। लेकिन तमाम मुद्दों के बीच में अखिलेश भाई, एक तो दैट डायलॉग जो है, लोगों को लगता है यह कि दैट डायलॉग भाजपा के खिलाफ में है। एक तो पहली बात है कि पत्रकारिता का धर्म जो है, वह धर्म है अस्थाई विपक्ष का। अस्थाई विपक्ष पत्रकारिता का पहला धर्म है कि आपको टॉर्च बियरर होना है, व्यवस्था पर अंकुश लगाना है, या फिर हाथी नियंत्रण में रहे तो आपको एक अच्छे हथवार के नाते आपको रहना, यह पत्रकारिता की भूमिका है। मैं सरकार के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन सरोकार के पक्ष में अवश्य हूं। ये जो तमाम हम लोग कहते थे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, अब तो इस मुहावरे को अखिलेश भाई बदल दीजिए। अब तो यह कहिए
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में केवल चुनाव होते हैं। भारत की जो पहचान भारत की जो पहचान है केवल चुनावी पहचान है भारत की। पूरा वर्ष साल भर गुजर जाता है, तमाम दल इलेक्शन मोड में, एकदम इलेक्शन की आत्मा उनके भीतर घुसी रहती है, कोई मतलब नहीं है। आज सत्ता में भूख की बात करना ना पत्रकार करेंगे ना नेता करेंगे। आज अगर यह बात होती, अगर बिहार की चिंता होती, सच बात तो यह है कि पिछले 15 वर्षों से बिहार के जो प्रवासी बिहारी हैं, रिक्शा खींच करके, मजदूरी करके जो पैसा कमा करके बिहार भेज रहे हैं, आज बिहार उन मजदूरों के बल पर जिंदा है। क्या बिहार के विकास की संभव संभावनाओं को रेखांकित नहीं किया जाना चाहिए था? क्या बिहार पूरे दुनिया के मॉडल पर खड़ा नहीं हो सकता है? बिहार के पास क्या नहीं है? बिहार के पास मेधा है, मेहनतकश मजदूर हैं, उपजाऊ भूमि है, नदियों के समूह है बिहार में। बावजूद भी जब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पोटली बांध करके, टूटा फूटा बक्सा लेकर के, और जो बिहार के लोग पलायन करके आ रहे हैं, पता नहीं इन नेताओं का शर्म से माथा झुकता है या नहीं झुकता है। मैं बार बार द डायलॉग पर बड़ी हिम्मत के साथ इस बात को कहने की हिम्मत करता हूं कि कहां है बिहार के बुनियादी सवाल। आज अगर इस देश में बिहार के तमाम नेता मिल करके एक कॉमन एजेंडा बनाया जाता दोनों गठबंधन में कि मैं भैया, मेरे पास बिहार के विकास का यह ब्लूप्रिंट है, केवल नौकरी देने की घोषणा करना ही डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। वहां का गांव स्वावलंबी कैसे होगा? बिहार के उत्पाद को बाजार किस तरह मिलेगा? दुनिया कहां से कहां चली गई। बिहार का एक चटनी उद्योग भी खड़ा नहीं हो सका। बिहार एक आलपिन भी नहीं बना पा रहा है। और एक छोटा सा, एक हम कहते टमाटर का चटनी भी तुम्हारा बिक जाता भारत के बाजार में। तुम कर क्या रहे हो? तुम पूरे बिहार को राजनीति में, ऊंच नीच में, आरक्षण और संरक्षण के सवाल पर पूरे बिहार को तबाह किए। और तमाम दल, कोई यह नहीं कह सकता है कि हमने बिहार को तबाह नहीं किया है। वह निश्चित रूप से बिहार जब गड्ढे में था, बिहार जब हेमा मालिनी का गाल नहीं बन सका, बिहार जब कथित जंगल राज में था, निश्चित रूप से बिहार की मां बहनें असुरक्षित थी। मां इंतजार करती थी चौखट पर कि बेटी गई है पढ़ने के लिए, सुरक्षित लौट पाएगी या ना पाएगी, तमाम परिस्थितियां थी। और नीतीश कुमार पहले टर्म में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, आधारभूत संरचना को बेहतर किया। लेकिन उसके बाद जो डिरेल्ड हुए, पटरी से उतरे, तो बिहार भी पटरी से उतर गया है। लगता नहीं है जो राजनीतिक कवायदे, जो व्यूह रचना, जो जाल, लगता है कि नेताओं के जाल में बिहार फंस चुका है, बिहार की जनता फंस चुकी है और एक तबाही की स्थिति बनी हुई है। हम लोग लगातार जब बात करते हैं कि बिहार में सरोकारी राजनीति का जन्म कब होगा, वह कब होगा, सरोकार पर बात कब होगी, वह यही अखिलेश जी जानना चाहते हैं। क्या बिहार अभिशप्त बना रहेगा? यही फर्जी मुद्दों को लेकर के, वो झुंझुना लेकर के बिहार की जनता खेलती रहेगी और नेताओं को ये ढोती रहेगी। वह बिहार का काम इतना ही है कि नेताओं की दलाली, इनकी नाकामी को वो झेलते रहे जात के नाम पर। दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार की जनता भी, कहते हैं कि जैसा राजा होगा ना वैसी प्रजा होगी। सच बात तो यह है कि प्रजा ऐसी हो गई है, वो चाहती है कि जितना करप्ट से करप्ट नेता उनको मिले, तो वहां की जनता को गर्व होता है कि हमारे जात का अपराधी है, ये हमारे जात का भ्रष्टाचारी है। दुर्भाग्य है, इससे बड़ा कलंक बिहार के लिए क्या हो सकता है, वो पूछना नहीं है। बाबा ये जो है ना, बिहार की, हम सब बिहार से आते हैं और बिहार को हम लोग भी माने जिए हैं उसमें, माने 20-25 साल 30 साल युवा अवस्था में पढ़ाई लिखाई और वहीं जिए। उस समय बिहार की स्थिति भी, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी काफी पिछड़ी हुई थी। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि बिहार को बर्बाद करने में नेताओं की बड़ी भूमिका तो आप खुद ही कह रहे हैं
मैं जातियों की भूमिका को भी इसमें इंगित करना चाहता हूं कि इस बिहार को वहां के जातियों ने भी बर्बाद किया जी। और जितनी भी तरह की जातियां वहां पर है, जितने भी जातियां हैं, वो उनकी सोच समझ पर भी कभी कभी हंसी आती है कि वो जातियों की, देखिए सबसे ज्यादा इस देश में जातियों के नाम पर जो रैली हुई, जातियों के नाम पर जो सभाएं बैठी, जातियों के नाम पर जो अलग अलग एक गिरोह तैयार हुआ, वो सेनाएं बनी, नरसंहार हुए, तमाम चीजें हुई बिहार में। वो बिहार जो है ना पहला राज्य था और उसमें बड़े लोग माने चाव से बोलते थे, बड़े उसमें सीना ठोक कर बोलते थे कि हम इस जाति से आते हैं। ये बड़ी घिनौनी माने में पराकाष्ठा और ये तमाम चीजें बिहार में देखने को मिली। और उस समय तो हम लोग बच्चा थे, समझ में नहीं आता था। बाद में पता चला जब, और खासकर जब हम लोग मीडिया में आए तब पता चला कि कितना घटिया सोच के लोग हम लोग वहां थे बिहार में। और आज भी समझिए कि उस सोच में तब्दीली नहीं हुई है। कुछ जातियां तो ऐसी है जो आज भी लठैत से भी बड़ी लठैत की भूमिका में है। उनकी आबादी कम है, या मान लीजिए कि यादवों को ही लीजिए, यादवों की राजनीति ही बहुत गड़बड़ हो रही है। एक खास वो पहले भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता था, उनकी राजनीति पहले कांग्रेस के साथ थी, अभी देखिए उनकी राजनीति किस पार्टी के साथ है कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि उस जाति की अधिकतर वोट जो है बीजेपी को मिलते हैं, लेकिन उस जाति के नेता सारे पार्टियों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस में भी उसी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी में भी वो बड़े नेता हैं उस जाति के, एलजेपी में भी उस जाति के नेता हैं, या तमाम तरह की और जो पार्टियां हैं तमाम तरह की, आरजेडी में भी उसके नेता हैं। तो इस तरह से जो है ना, और ये जो गोलबंदी है जातियों का, उनका कोई भी, वो आपने सही ये बात कही है कि वहां के नेता से ज्यादा भ्रष्ट वहां की जनता है। जी। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि देखिए जो नेता, जिस समाज का जनता भ्रष्ट है, वही भ्रष्ट नेता को एक्सेप्ट करता है। और बिहार में आज तो अखिलेश भाई, मैं तो कह रहा हूं कि अगर बिहार की जनता को बोलेगी, आम लोगों से सुनिएगा, अरे नेता सब खत्म हो गया। मैं कहता हूं अगर कोई ईमानदार कोई नेता वहां चला जाए, जिसने जीवन में कभी 2 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं किया, यही जनता 5 वोट भी देने के लिए तैयार नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार होगी। एक से एक होनहार लोग जाते हैं और बिहार की जनता पिट करके उनको भगा देती है कि तुम नेता के लायक नहीं हो। बिहार की जनता का जो आदर्श है, आप कितना करप्ट हो, कितना क्रिमिनल हो, कितना गाली गलौज करते हो, कितना धर्म पर प्रहार करते हो, आप उतने ही बेहतरीन नेता हैं। अखिलेश भाई, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, द डायलॉग का जो मैसेज है, बिहार में जब हम अपनी बहन और बेटी की जब बरतुहारी करते हैं, शादी करने जाते हैं, तब यह नहीं पूछते हैं कि अरे जात का लड़का है, ब्याह कर लो। तब 100 बार पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों पूछते हैं कि लड़का दारू तो नहीं पीता है, लड़का अपराधी तो नहीं है, लड़का चरित्रहीन तो नहीं है, लड़का के पास कोई बीमारी तो नहीं है। आप अपनी एक बेटी की शादी के लिए इतनी जांच करते हैं, तहकीकात करते हैं, उलट पुलट करके देखते हैं लड़का होनहार है या नहीं है। अगर तुमको जाति जाति ही खेलनी है तो भाई अपनी जात के किसी लड़के को पकड़ के ब्याह कर दो। लेकिन तुम अपनी बेटी और बहन की इज्जत और अस्मिता के लिए लड़का को तुम ठोक बजा करके तुम देखोगे। लेकिन भारत की लोकतंत्र और किसी नेता के हाथ में जब पूरे समाज की अस्मिता, एक बेटी नहीं लाखों बेटी की अस्मिता जब किसी नेता के हाथ में सौंपते हो, तब तुम क्या ठोक बजा के नहीं देख सकते हो? दामाद या बहनोई और किसी की भी इतनी परीक्षा लेते हैं, क्या तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि जात के नाम पर तुम नेता को भी पूछो? जैसे अपने दामाद, अपने बहनोई की इतनी चिंता करते हो, बढ़िया हो, तो नेता के बारे में सोचने में क्या दिक्कत है?
लेकिन नेता के नाम पर हमारे जात का क्रिमिनल भी रहेगा तो हमारा महानायक है। यह जब तक मिजाज बिहार का नहीं बदलेगा। मैं जो बात कहना चाह रहा था अखिलेश भाई, कि बुद्ध के बाद बिहार में कोई बड़ा सांस्कृतिक जागरण नहीं हुआ। मैं लगभग 4-5 हजार वर्षों से राजनीति या सत्ता बदलने से, नेता के बदल जाने से, आया राम गया राम से यह बिहार तो नहीं बदलेगा। बिहार बदलेगा एक नए सांस्कृतिक आंदोलन के आधार पर। बिहार मांग रहा है एक कल्चरल चेंज हो, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर शुरू हो, तब जो है बिहार के मिजाज को बदलने की जरूरत है। बिहार के पॉलिटिक्स और बिहार की व्यवस्था तब बदलेगी जब बिहार के एक-एक आदमी का जब मिजाज बदलेगा। जो बिहार पूरी दुनिया को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया, आज उसका गणतंत्र लहूलुहान है, आज उसका लोकतंत्र तबाह है। मैं जो आज संजोग से क्या हुआ है कि अखिलेश भाई, आज हम लोग के जो गुरुदेव हैं, महाराज जी से बातचीत हो रही थी, उनकी व्यथा जबरदस्त थी। उनकी व्यथा मैं आज सुन करके दंग था। आखिर बिहार के इन करोड़ों लोगों का क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार के जो सुदूर एकांत में किसान मर खप रहा है, इसके बेहतर जीवन के लिए क्या उपाय करेंगे। जब कुछ बात होगी तो काम करने के नाम पर केवल घोषणाएं हैं। मुझे लगता है विपक्ष के पास करने के लिए विरोध है और बोलने के लिए भाषण है, और कुछ तो है नहीं। लेकिन उसका विरोध भी तो दर्ज नहीं हो रहा है ना, विपक्ष का विरोध भी दर्ज नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर के हमको लगता है कि नौजवान पीढ़ी को, हम जैसे पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को एक नई रेखा खींचनी चाहिए, एक नए सरोकार की राजनीति घटित हो और निश्चित रूप से आग्रह मुक्त हो करके, तमाम जातीय आग्रहों से अलग हट करके पूरे समग्र बिहार की चिंता करने की जरूरत है। और अखिलेश भाई, लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी और आज आपने बहुत ही गंभीर बातें कही है और हम लोग चुनावी मोड में जाएंगे, लेकिन चुनाव में लोकतंत्र को सावधान करेंगे। हम किसी दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाएंगे, हम बिहार के पक्ष में खड़े रहेंगे, बिहार की जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता को सिखाएंगे तुम्हारे मत की ताकत क्या है। सवालों को सुलझाओ, नेताओं से पूछो, जो आपके कथित रहनुमा हैं, जो आपको लूट करके लेके जाते हैं, आपकी भावना को, आपकी आकांक्षा को, फिर वही जाल लेकर के बिहार में घूमेंगे, जाल फेंकेंगे, दाना आश्वासन का दाना डालेंगे और आरक्षण का भी दाना डालेंगे, संरक्षण का भी दाना डालेंगे। बहुत प्रकार के राजसत्ता के पास में दाने हैं, फिर दाने डाले जाएंगे, तुम लोभ से उसमें फंसोगे, फिर मरोगे। मैं बिहार की तमाम जनता से आगाह करता हूं कि नेताओं से सावधान रहें और सजग रहें, थोड़ा फासला से मिला करें। यह बहरूपिया है, आज का नेतृत्व कोई भी बहुआयामी नहीं है बिहार में, और सावधान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द डायलॉग। अगर हमारी बात आपको पसंद आवे तो निश्चित रूप से आप अपनी मुहर लगाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस बहस को आगे बढ़ाइए और हमारे बहस से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अखिलेश भाई, फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी समय 8 बजे द डायलॉग के चौपाल पर। नमस्ते।